स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मंडला के अमृत सरोवर के निर्माण की तारीफ की और लोगों ने अमृत सरोवर अभियान से जुड़ने की उन्होंने अपील भी की। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मंडला के अमृत सरोवर के निर्माण की तारीफ की। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इसे इस इलाके की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना यह सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान जल के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अमृत सरोवर अभियान से जुड़ने की अपील की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे कमजोर बूथों पर पार्टी विधायकों और सांसदों को उतारने की तैयारी है। ये वो सीट है जहां बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। इन्हीं सीटों में परफॉर्मेंस सुधार कर बीजेपी 2023 में 200 सीट जीतने की तैयारी कर रही है। एमपी में 51% वोट के साथ बीजेपी ने 200 विधानसभा सीटों की जीत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी अब विधायक और सांसदों को कमजोर बूथ में तैनात करने की तैयारी कर रही है, जो हालात की रिपोर्ट भी समय समय पर देंगे। बीजेपी ने अपने सबसे कमजोर 2500 बूथों को चिन्हित किया है और इन बूथों की स्थिति वोट बैंक और परफॉर्मेंस के मुताबिक सी श्रेणी में है, जिन्हें चुनाव से पहले डी श्रेणी में लाने की तैयारी है। और आने वाले चुनाव में जो हम बूथ को कई बार अलग तरह से छोड़ देते हैं कि इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, उस पर भी हम ध्यान दे पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो 51% का वोट लक्ष्य उसको पाने में सफल हो पाएंगे। जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इन सीटों पर अपने मैनेजमेंट से नहीं बल्कि सत्ता के जोर पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का बूथ पे कंसेप्ट है कि वहाँ देखो किसको खरीद सकते हैं और किसको डरा सकते हैं। बीजेपी संगठन 2023 से पहले हर बूथ की मैदानी स्थिति की समीक्षा कर रही है और सांसद विधायकों को अपने क्षेत्र के सबसे कमजोर बूथ पर जाकर उन कारणों को तलाशने और दूर करने की जिम्मेदारी दे रही है। भोपाल के डीवी मॉल में सामूहिक नमाज पढ़ने के बाद बजरंग दल के हंगामे पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। इधर बजरंग दल ने फिर चेतावनी दी कि अगर सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ी गई तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। भोपाल के मॉल में सामूहिक नमाज अदा करने के मामले में सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार बजरंग दल के गुंडों पर कार्रवाई करने से डरती है। मॉल में घंटों चले हंगामे के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिस पर अब उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पीसी शर्मा ने ये कहा कि बजरंग दल के आकाओं के दबाव में पुलिस डर गई। पुलिस क्या समझाएगी उनको? उनके आकाओं ने पुलिस को समझा दिया होगा, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बजरंग दल ने भी चेतावनी दी है कि अगर भोपाल में किसी भी सार्वजनिक जगह पर सामूहिक नमाज अदा की गई तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। हमने उनको चेतावनी दी है, आगे से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी परमानेंट वहाँ और बड़े स्तर पे बजरंग दल भोपाल डीवी मॉल के मेन गेट पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। कांग्रेस एक खानदान के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टी है। इनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, देश प्रथम नहीं है। लुलु मॉल के बाद भोपाल के डीबी मॉल में सामूहिक नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम शिवराज 30 अगस्त को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात की खबर तैरने के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट।
एमपी में चल रही सियासी चर्चाओं के दौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान 30 अगस्त को पीएम मोदी से मिल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात की खबर तैरने के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। माना जा रहा है कि विधानसभा मानसून सत्र से पहले ये विस्तार हो सकता है। बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल में अभी 30 मंत्री हैं, जिनमें से 23 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री हैं। लेकिन सीएम अपने कुनबे में 4 और सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में अब महज 1 साल का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी का सारा ध्यान क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर है। वो आदिवासी वोटों पर भी खास फोकस कर रही है, तो पिछड़े वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसके साथ ही वो सीनियर एमएलए को भी साधने की कोशिश में है। संगठन के सूत्रों की माने तो पिछले हफ्ते सीएम के राष्ट्रीय सह सचिव और संगठन के अन्य नेताओं के साथ लगातार 3 दिन बैठकें हुई थी। इन बैठकों में जिलाध्यक्ष समेत संगठन के अन्य नेताओं के बीच समन्वय बढ़ाने के अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयारी तेज हो गई है। इस यात्रा में भेजने के लिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से कार्यकर्ताओं के चयन में जुट गई है। इस दौरान कांग्रेस पूरे प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ पर्चे बांटेगी। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। खासकर राहुल गांधी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर पैदल चलने वालों की तलाश की जा रही है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं। पीसी शर्मा ने बताया कि एमपी से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन किया जा रहा है जो राहुल गांधी के साथ 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकें। बहुत से पदयात्री इसमें भाग ले रहे हैं। एक खंडवा की जो कांग्रेस की नेताएं प्रतिभा रघुवंशी जी हैं, नूरी खान है और भी लोग हैं जो सेवा दल के हैं लोग जो इसमें रहेंगे। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में 24 नवंबर को टेंटेटिव एंटर होगी। पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि एमपी में कई सारी यात्राएं इस बीच निकलेंगी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जाकर मिल जाएंगी। इसके लिए पार्टी बूथ स्तर की तैयारी कर रही है। इस दौरान कांग्रेस पूरे प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ पर्चे भी बांटेगी। एक दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की और जल्द मुआवजा मिलने का आश्वासन दिया। गुना एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया और गुना की रसीद कॉलोनी पहुंचकर लोगों से नुकसान की जानकारी ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने अफसरों को निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी सर्वे कराकर पीड़ित लोगों को मुआवजा दे। साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि सीएम शिवराज दिन रात काम में लगे हुए हैं और हमारे पूरे अफसर, जनप्रतिनिधि इस दुख की घड़ी में पीड़ित लोगों के साथ है। रशीद कॉलोनी में गया भी हूँ और मैंने कहा है कि इस साल अब हमारे पास 11 महीने हैं अगले वर्षा ऋतु के पहले। एक परमानेंट सोल्यूशन इन 11 महीने में हमें बनाकर रखना चाहिए। उन कॉलोनी का नुकसान हुआ है उन लोगों के लिए राशि मुआवजा के रूप में दी जाएगी प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी इसे बड़ी गंभीरता लेकर पूर्ण राज्य में एरियल सर्वे किया है स्वयं। सिंधिया ने कहा कि लोगों को उचित मुआवजा समय पर मिले और आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसे लेकर भी प्लान बनाए जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी को दिए इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जर्जर हो चुकी है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब G23 ग्रुप के नेताओं के इस्तीफे देने का दौर चल पड़ा है। तेलंगाना के कद्दावर नेता एम.ए. खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जहां तक कांग्रेस की बात है, जितना कहें कम है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एक सीनियर नेता रह चुके हैं। उन्होंने कई दशक तक पार्टी को सेवा दी। अगर उनकी ये स्थिति हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी जर्जर स्थिति में पहुँच चुकी है। गुलाम नबी जी हर दशक पार्टी के साथ मिलकर सेवा की, आप ही समझ सकते हैं कितनी दरदर स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। इधर जबलपुर के बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी से नेताओं का मोह भंग हो रहा है। ये तो पहले ही तय हो चुका है। गुलाम नबी आजाद भी जा चुके हैं और लोग भी पहले ऐसे हैं जो जा चुके हैं। सारे प्रमुख नेता कांग्रेस से उनका मोह भंग होता जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस केवल और केवल एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। इधर कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सीएम शिवराज को रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की अनुशंसा की है।
एमपी के सरकारी कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी की जा सकती है। दरअसल सरकार की गठित मध्य प्रदेश राज्य सरकारी कल्याण समिति ने सीएम शिवराज को रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की अनुशंसा की है। समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने लेटर में लिखा है कि सरकारी विभागों में लगातार अधिकारी और कर्मचारियों की कमी हो रही है, जिससे काम प्रभावित हो रहा। साथ ही लिखा है कि पिछले वर्षों में नई नियुक्तियां नहीं हुई है। हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन हर महीने सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जिसका असर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। इसके अलावा आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव का काम भी प्रभावित होगा। फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि सीएम रहते दिग्विजय सिंह ने 1998 में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 से 60 साल की थी। उसके बाद 2018 में सीएम शिवराज ने 60 से 62 वर्ष की थी। भोपाल में बारिश के बाद पुराने इलाकों के साथ नई कॉलोनियों में भी जलभराव की समस्या से नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार की कलई खोल दी। IBC 24 की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। भोपाल में पुराने इलाकों के साथ नए इलाकों में बने कॉलोनियों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति निर्मित होना नगर निगम के टोपोग्राफी एनालिसिस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। IBC 24 की जांच में इस धांधली का खुलासा हुआ, जिसमें टोपोग्राफी एनालिसिस यानी किसी भी इलाके की ऊंचाई और ढलान का पता लगाना होता है, लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार के चलते ढलान क्षेत्रों में भी निर्माण की अनुमति दी गयी। यही कारण है की 500 से अधिक नई कॉलोनियाँ जलभराव का शिकार हो गयी और मास्टर प्लान में ढलाव क्षेत्र की एक जानकारी होने के बावजूद कॉलोनियों को अप्रूवल दे दिया गया। जलभराव की स्थिति भविष्य में निर्मित होगी अथवा नहीं, आपको टोपोग्राफी के माध्यम से पहले उनका स्थल निरीक्षण कर लेना चाहिए, लेकिन TNCP ऐसा नहीं करता। महापौर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण करके और उसका भी अवलोकन करूंगी कि ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं। हम परमिशन देते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें। रसूखदार बिल्डर से लेकर निर्माणकर्ताओं से अधिकारियों की मिलीभगत ऐसी बड़ी समस्या को जन्म दे रही है, जो शहर के विकास में नासूर बनता जा रहा है। बढ़ते आगे, बालाघाट में एक पिता का निर्दयी चेहरा सामने आया। शराब के नशे में पिता ने मासूम की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। बालाघाट के नवेगांव के कटंगी गांव में दिल झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक निर्दयी पिता ने अपने मासूम बच्चे की इतनी पिटाई की कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पिता का कहना है कि वो नशे में था, इसीलिए उसने बच्चे से मारपीट की। वहीं आरोपी पिता पर जुड़वा बच्चों में से एक को बेचने का भी आरोप लग रहा है। अचानक हो गया सर, मैंने ऐसे धोखे से मार दिया था, समझ में नहीं आया कौन सी दिया था सर। लेकिन नशे में थे क्या? हाँ सर, किसी ने मेरे को चकमा देख लिया सर, बड़ा कहाँ ले गया? बिहार में सर लड़का। पूरे घटनाक्रम को बाल कल्याण समिति ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कर रही है। कोई भी पिता या माता कोई भी इतने छोटे बच्चे को मारने का हकदार नहीं होता है। इसलिए पिता के खिलाफ में तो FIR चाइल्ड लाइन वालों ने करा दी है। 8 महीने के बच्चे को उसे बेच भी दिया है। इसके खिलाफ में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच में लगी हुई है।